हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने 2018 का सेट नंबर 5 लेकर के। इससे पहले मैं 2018 के 4 सेट्स सॉल्व करवा चुका हूँ। आज सेट नंबर 5 सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ये जो सेट सॉल्व करवा रहा हूँ तो इसमें सेक्शन बी का ग्रामर पोर्शन करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसी कड़ी में ये 2018 का सेट 5 है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है ये क्या होता है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तब दो सेंटेंसेस दिए होते हैं वो डायरेक्ट में होते हैं, उनको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना होता है। तो पहला सेंटेंस दिया है, द मैन सेड, व्यक्ति ने कहा, अलास व्हाट अ फूल आई हैव बीन। अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये देखना होता है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है ये किस प्रकार का सेंटेंस है। असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें मार्क आप मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो और उसकी शुरुआत अलास से हो, हुर्रा से हो, राओ से हो, उड से हो, शुड से हो, ओ दैट से हो, ओ से हो, तो ये क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो जब इनको इनडायरेक्ट फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड होती है इसको चेंज किया जाता है एक्सक्लेम्ड विद सारो। मतलब जब अलास दिया हो तो इसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो से। हुर्रा दिया हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इसी तरीके से कंडीशन पर होता है, कभी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद वंडर, इस तरह से होता है। तो क्योंकि यहाँ पर अलास दिया हुआ है, ये दुख का भाव है, तो यहाँ पर सेट को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो में। तो क्या हो जाएगा, द मैन एक्सक्लेम्ड विद सारो। और जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो कनेक्टिव वर्ड हम दैट लगाते हैं। अब दैट के बाद जो कार्य करना होता है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक्सक्लेमेशन वर्ड ये तो हट जाते हैं और शेष जो सेंटेंस बचता है उसको हम असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव मतलब पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट मैन है तो मैन का प्रोनाउन यहाँ पर ही बनेगा। फिर ये हैव बीन दिया है और ये सेड है, सेड है ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में करेंगे। तो हैव बीन क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन। अब यहाँ पर ये इतना बच गया। अब ध्यान देंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं अगर वहाँ पर व्हाट या हाउ दिया हो और उसके बाद में अगर कोई एडजेक्टिव दिया होता है तो व्हाट या हाउ को हम वेरी में चेंज कर देते हैं, और यदि उसके बाद कोई नाउन दिया होता है तो उसको हम ग्रेट में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर फूल नाउन है, अगर फूलिश होता तो एडजेक्टिव होता। यहाँ पर फूल है तो क्या करेंगे, हैड बीन अ ग्रेट फूल, ग्रेट फूल, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से ये हो गया। दूसरा है, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, उसने कहा मेरे मित्र अलविदा, गुड बाय। अब देखना है कि ये वाला सेंटेंस कैसा है। तो ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत में से हो रही हो या गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय, गुड आफ्टरनून से हो रही हो, हैप्पी से हो रही हो, तो ये और वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो ये सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव है। तो यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको भी चेंज करना होता है। अगर विश किया जा रहा है तो विश्ड में, अब शाप दिया जा रहा है कस्ड में, और अगर गुड बाय और गुड नाइट ये दो ऐसे हैं, गुड बाय या गुड नाइट, इनको जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं तब बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तब बोलते हैं। तो गुड नाइट और गुड बाय अगर सेंटेंस में दिया जा रहा है तो सेड को हम बेड में बदलते हैं, ही बेड। अब यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाना, ही बेड डायरेक्ट लिख देंगे गुड बाय, ही बेड गुड बाय। अब देखिए ये ओकेटिव केस है, मतलब सेंटेंस में कोई नाउन दिया हो इस तरीके से तो ओकेटिव केस होता है। तो या तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना दें, अगर ऑब्जेक्ट ना बनाए तो जहाँ है वही रहने दें, लेकिन इससे पहले हम टू लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ही बेड गुड बाय टू
अब माई को चेंज करना होगा तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा और फ्रेंड हो जाएगा। और अगर इसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो क्या होगा, ही वेड। अब माई फ्रेंड को हम पहले ले आएंगे तो ये हो जाएगा हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर हमको टू वगैरह कुछ नहीं लगाना है, सीधे लिख देना है गुड बाय। ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। इस तरीके से ये इनडायरेक्ट में हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है। ये पोर्शन जो होता है सिंथेसिस से रिलेटेड होता है। इसमें सेंटेंसेस दिए होते हैं, उनको कंबाइन करके सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में बनाना होता है। तो पहला दिया है ही वेंट टू द फील्ड, वह खेत गया। ही सा स्नेक, उसने एक सांप देखा। क्या करना है, सिंपल बनाना है। अब देखिए दिक्कत ये होती है कि हम कौन सा रूल अपनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहली चीज़ सब्जेक्ट क्या है, सेम है। खेत कौन गया, वह गया, और सांप किसने देखा, उसी ने देखा। दूसरी बात देखिए, वह खेत गया तभी सांप देखा, नहीं जाता नहीं देखता। एडिंग कंडीशन है, योगात्मक संबंध है। अगर इस तरह का संबंध हो, सब्जेक्ट सेम हो, तो हम पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर दें या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर दें। अगर हम परफेक्ट का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले लिखा जाता है हैविंग। हैविंग के बाद में जो कार्य पहले हो रहा है उसके थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जाने का कार्य पहले हो रहा है तो वेंट की थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी। हैविंग गॉन टू द फील्ड। जब दूसरा सेंटेंस मिले कॉमा लगाएं और वही सेंटेंस लिख दें, ही सा आ स्नेक। तो ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो जो कार्य पहले हो रहा है उसके आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। तो वेंट के आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाएगा। बढ़ते जाएं आगे, गोइंग टू द फील्ड। अगला सेंटेंस मिल गया, कॉमा लगा दिया और फिर दूसरा सेंटेंस लिख दिया, ही सा आ स्नेक। तो इस तरीके से पार्टिसिपल का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बन गया। दूसरा है नाइट केम ऑन, रात हुई, द रूम ग्रेव डार्क, कमरे में अंधेरा फैल गया। तो इसको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब देखिए जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास बना करके यूज़ करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए जितने भी WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है उनका यूज़ किया जाता है। अब हमको ये देखना है कौन सा हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे। हिंदी में जोड़ लें अगर कॉम्प्लेक्स में तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए रात हुई, कमरे में अंधेरा फैल गया। तो हम क्या करें, जब रात हुई तब कमरे में अंधेरा फैल गया। तो जब के लिए वेन का यूज़ करेंगे, वेन नाइट केम ऑन, कॉमा लगा देंगे, द रूम ग्रेव डार्क। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो वेन, जब हम एक क्लास में वेन लगाते हैं तो दूसरी क्लास में हम देन नहीं लगाते, उससे पहले सिर्फ हमको क्या करना होता है, कॉमा लगाना होता है। इस प्रकार से ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है। ये ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। तो इसमें पहला सेंटेंस दिया है, योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली एस्टोनिस्ड मी। आपके बिहेवियर ने मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। तो पैसिव वॉइस बनाना है। आप सभी लोग जानते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये देखिए हैज़ लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखें तो ऑब्जेक्ट मी है और मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई। अब हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम कौन से लगाएंगे, जो लगती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैज़ बीन या हैव बीन लगानी है। हैज़ दिया है तो हैज़ बीन या हैव बीन लगाएंगे, ये इसका रूल होता है। तो आई के साथ हैज़ तो लगेगा नहीं, हैव लगेगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन। क्या हो जाएगा, ग्रेटली। वर्ब के थर्ड फॉर्म एस्टोनिस्ड है ही, एस्टोनिस्ड। अब देखिए ये हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बाई नहीं लगाएंगे। ये बहुत अक्सर यहाँ पर विद्यार्थी गलत कर देते हैं कि वो सभी जगह बाई लगा देते हैं। एस्टोनिस अगर आ जाए तो इसके साथ हम बाई नहीं लगाते हैं, एट लगाते हैं। एस्टोनिस है, सरप्राइज़ है, अमेज है, तो इन सब के साथ में हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस्टोनिस्ड एट। फिर क्या हो जाएगा, योर बिहेवियर, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा है द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर, बहादुर लोग ही जो है वो अच्छे के योग्य होते हैं। इसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए, जब सेंटेंस में अलोन आ जाए या ओनली आ जाए तो हमको क्या करना होता है कि अलोन या ओनली हटा देते हैं और सेंटेंस में नथिंग बट नन बट का यूज़ करते हैं। तो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, नन बट का यूज़ कब करेंगे, नथिंग बट का यूज़ कब करेंगे। जब सब्जेक्ट क्या होगा, कोई पर्सन होगा तो हम नन बट का यूज़ करेंगे, और यही कोई वस्तु होगी तो हम नथिंग बट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ब्रेव है, बहादुर लोग, यानी कि नन बट का यूज़ करना है, अलोन हटाना है। अब देखना ये नन बट का यूज़ हम करेंगे कहाँ पर, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। अगर ओनली दिया है सेंटेंस में तो जहाँ पर ओनली दिया है नन बट का यूज़ हम उसी स्थान पर करेंगे, लेकिन अगर अलोन दिया है तो अलोन के स्थान पर नहीं करना है। तो करना कहाँ है, मतलब जिस वर्ड के बाद में अलोन आता है उस वर्ड से पहले हमको नन बट का यूज़ करना है। मतलब ये अलोन द ब्रेव के बाद आया है और हमको नन बट का यूज़ कहाँ करना है, द ब्रेव से पहले। तो क्या हो जाएगा, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। इस प्रकार से ये निगेटिव बन गया। एक बार फिर से समझ लें, अलोन ओनली आए नन बट का यूज़ करेंगे, जहाँ पर अलोन दिया हो वहाँ नहीं करेंगे, जिस वर्ड के बाद में अलोन दिया होता है उस वर्ड से पहले हमको नन बट का यूज़ करना है। लेकिन अगर ओनली दिया हो तो ओनली के स्थान पर ही हम नन बट का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से ये निगेटिव ट्रांसफॉर्म हो गया है। अगला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का डी, इसमें क्या होता है, करेक्ट करना होता है सेंटेंसेस को। दिया है करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 4 सेंटेंसेस दिए होते हैं, इसमें 2 को करेक्ट करना होता है। तो देखिए, पहला लिखा है ही बिहेव्ड कोआर्डली। कोआर्डली ध्यान दिया, एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया। कोआर्डली मतलब होता है कायरता से, कायरता से, मतलब उसने कायरता से व्यवहार किया, कायरता पूर्वक। तो यहाँ पर क्या करना, उसने कायर की तरह व्यवहार किया, तो कोआर्डली नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लाइक कावर्ड। ये सेंटेंस सही होगा। मतलब ही बिहेव्ड लाइक अ कावर्ड, ये जो वर्ड है इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, लाइक अ कावर्ड, ये हो जाएगा। फिर द पिक्चर वॉज हैंग्ड ऑन द वॉल, तस्वीर को दीवार पर टांगा गया। अब देखिए हैंग्ड, ध्यान देंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हैंग लटकाना होता है, लटकना होता है। तो हैंग की फॉर्म कई तरीके, हैंग, हंग, हंग, हैंगिंग, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंगिंग। तो देखिए जो हैंग्ड वर्ड है ये फांसी पर लटकाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाए तो हैंग्ड, लेकिन जब कोई वस्तु कहीं लटकाई जाए, खूंटी से लटकाया जाए या दीवार से लटकाया जाए तो वहाँ पर हम हैंग्ड नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हंग। इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, हंग। तो ये हटेगा, इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, हंग। तो द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल, ये ध्यान रखेंगे। फिर है ही फॉट विथ द टूथ एंड नेल। ये टूथ एंड नेल जो है ये इडियम्स है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पाने के लिए अपना भरसक प्रयास करना, बहुत अधिक प्रयास करना। तो क्या ही फॉट, इसके साथ विद नहीं लगाते, तो ये हो जाएगा, द भी नहीं लगाते, ये हटेगा। ही फॉट टूथ एंड नेल। अगर हम विद लगाना, जब विद कब लगाते हैं, किसके विरुद्ध उसने कार्य किया, तो विद मी हो जाएगा, विद हिम हो जाएगा, विद रमेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो क्या करेंगे, ही फॉट टूथ एंड नेल। अगर लगाना चाहें तो ये भी हो जाएगा, ही फॉट टूथ एंड नेल विद मी, या फिर ही फॉट विद मी टूथ एंड नेल, जैसे ही चाहे वैसे कर सकते हैं। फिर ही हैज़ लेफ्ट आगरा विथ बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज भी इडियम से, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तरा का साथ, बोरिया बिस्तरे के साथ जो कुछ है सब लेकर के। तो क्या है वहाँ बोरिया, मतलब उसने क्या किया कि आगरा को छोड़ दिया, हमेशा के छोड़ दिया, अपना सब सामान लेकर आगरा को छोड़ दिया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो यहाँ पर हैज़ अननेसेसरी, इसको हटा देंगे, ही लेफ्ट आगरा विद बैग एंड बैगेज। तो इस तरीके से ये सेंटेंस ऐसे हम करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका जो ए पार्ट है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का होता है। मतलब कुछ 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए होते हैं जिनमें 3 की मीनिंग क्लियर करके उनको यूज़ करना होता है। जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक उसके नंबर मिलने वाले हैं नहीं, ये ध्यान रखेंगे। तो पहला दिया ब्रिंग फॉर्थ। ब्रिंग फॉर्थ का मतलब होता है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, या फिर गिव बर्थ, जन्म देना, पैदा करना, उत्पन्न करना, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए यूज़ कर रहे हैं
शी ब्रॉट फोर्थ अ चाइल्ड। तो इसका मतलब ये होगा कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर कॉल टू अकाउंट। कॉल टू अकाउंट का मतलब होता है स्पष्टीकरण मांगना। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, डिमांड फॉर एन एक्सप्लेनेशन। मतलब कोई गलती करे या कोई अनुचित कार्य करे तो उससे स्पष्टीकरण मांगना, यह है डिमांड फॉर एन एक्सप्लेनेशन। तो देखिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ही वॉज कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हिज एक्शंस। फॉर हिज एक्शंस, उसने जो एक्शंस लिए उसके लिए उससे स्पष्टीकरण मांगा गया, ऐसे कर सकते हैं। फिर आ रेड लेटर डे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब क्या है, इम्पॉर्टेंट डे। आ रेड लेटर डे इम्पॉर्टेंट डे, कोई भी इम्पॉर्टेंट डे हो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यूज़ कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 was a red letter day in the history of इंडिया, ऐसे कर सकते हैं। भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 एक महत्वपूर्ण दिन था, आ रेड लेटर डे हो गया। फिर है अ पेटीकोट गवर्नमेंट। ये दो ऐसे इडियम्स हैं जो आपको खोजने से नहीं मिलेंगे, ना तो आपकी बुक में दिए हैं न्यू स्टाइल में, ना तो ये किसी गेस्ट पेपर में दिए होंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए, पेटीकोट लिखा है। अब ध्यान दीजिए, पेटीकोट कौन पहनता है? महिलाएं पहनती, औरतें पहनती, और गवर्नमेंट मतलब सरकार। तो इसका मतलब होता है महिलाओं की सरकार, एक ऐसी सरकार जिसमें महिलाओं का हस्तक्षेप हो। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ वीमेन। गवर्नमेंट ऑफ वीमेन, महिलाओं की सरकार। तो इसको देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, नो मैन कैन प्रोग्रेस इन अ पेटीकोट गवर्नमेंट। मैंने सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ कर दिया, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। तो ये मत समझिए कि जो महिलाएं हो ये समझ लें कि देखो ये पुरुषवादी है, ये पुरुषों का पक्ष ले रहे हैं। मैंने एक सेंटेंस बना दिया है, ऐसे कर दिया, नो मैन कैन प्रोग्रेस इन अ पेटीकोट गवर्नमेंट। फिर है अ क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट। अ क्विक्सोटिक प्रोजेक्ट का मतलब होता है इम्पॉसिबल वर्क। इम्पॉसिबल वर्क, या फिर कह सकते हैं फूलिश वर्क, मूर्खतापूर्ण कार्य या संभव कार्य। तो देखिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, माई फ्रेंड वेस्टेड all his money in a quixotic project, in a quixotic project। इसको ऐसे मैंने यूज़ कर दिया है। तो इसको ध्यान से देख लें, इसमें दो ये नए हैं, ये आपकी बुक में नहीं मिलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका स्पष्टीकरण मैं भी दे दूंगा। मुझे कॉल टू अकाउंट करिएगा, मैं उसका स्पष्टीकरण दे दूंगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी पार्ट है, इसमें एंटोनिम्स लिखने होते हैं, और जो सी है इसमें सिनोनिम्स लिखने होते हैं। तो ये 3 वर्ड दिए हैं, तीनों का एक एक एंटोनिम लिखना है। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड होता है, विलोम शब्द होता है। तो ये दिया है रॉन्ग। तो रॉन्ग का मतलब होता है गलत, इसका क्या हो जाएगा, राइट। रॉन्ग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा एंटोनिम। ओपन का क्लोज हो जाएगा, ओपन मतलब खुला, क्लोज मतलब बंद। और नेचुरल, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, तो इसका क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। फिर सिनोनिम्स लिखने होते हैं, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द। तो रिमनरेशन, रिमनरेशन का मतलब होता है पुरस्कार। तो इसको हम कैसे करेंगे, रिवार्ड। रिवार्ड भी कर सकते हैं, अवार्ड भी कर सकते हैं, अवार्ड, तो दोनों हो जाएंगे। स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष, तो इसका हो जाएगा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ हो जाएगा। फिर
फिर लिगेसी, लिगेसी मतलब होता है विरासत, धरोहर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हेरिटेज। ध्यान रखेंगे, आप लोगों की बुक में एक लेसन भी है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, वही है, लिगेसी का हो जाएगा हेरिटेज। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 का सी, इसमें क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लिखने होते हैं, मतलब जो वाक्य दिया होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, 3 दिए होते हैं, तीनों के करने होते हैं। पहला दिया है एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, एक लेखक के द्वारा धारण किया गया काल्पनिक नाम, मतलब जो अपना एक काल्पनिक नाम धारण कर लेता है उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको बोलते हैं सुइडोनिम, सुइडोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे छद्म नाम, छद्म नाम क्या होता है, स्यूडोनिम, PSUEDONYM, स्यूडोनिम बोलते हैं। फिर है हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, नींद में जो चलने की आदत होती है उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म, सोमनाम्बुलिज्म ये बोलते हैं। फिर अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर गए हो तो उसको बोलते हैं अनाथ, और इंग्लिश में बोलेंगे आर्फन, आर्फन मतलब अनाथ। फिर इसका जो डी पार्ट है होमोफोन्स है, 2 वर्ड एक जैसे दिए होते हैं, उनकी मीनिंग लिख करके सेंटेंस में यूज़ करना होता है। तो पहला दिया वर्बल, वर्बल का मतलब होता है मौखिक, और जो दूसरा दिया वर्बोस, इसका मतलब होता है वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। अब सेंटेंस में यूज़ करिए वर्बल, तो इसको देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, गिव द एग्जाम्पल ऑफ वर्बल सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस ऐसे कर लीजिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल सेंटेंस, ये सेंटेंस में यूज़ हो गया। और वाचाल वर्बोज जो है तो कह सकते हैं आई एम वेरी वर्बोज इन रियल लाइफ, तब मैं वास्तविक जीवन में बहुत ज़्यादा क्या हूँ, वाचाल हूँ, ऐसे ये यूज़ कर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय अभाव के कारण मैंने जल्दी में बता दिया है। अगर कोई दिक्कत है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर, ताकि मैं अगले वीडियो में इसको क्लियर कर सकूँ। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।